हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 में प्रैक्टिकल्स विद वाइवा क्वेश्चन। तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसे कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव। इसका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। Estimate the total hardness of given water sample in ppm by complexometric method। ये प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड के थ्रू गिवन वाटर सैंपल की टोटल हार्डनेस को डिटरमाइन करना है। क्लियर होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड, जिसे EDTA मेथड भी बोलते हैं, EDTA मेथड बोलते हैं। इसके माध्यम से गिवन वाटर सैंपल, जो भी वाटर सैंपल हमको दिया गया है, उसकी टोटल हार्डनेस को डिटरमाइन करना है। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। सेकंड है रिएजेंट्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है उसमें केमिकल्स क्या क्या हमें लगेंगे ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SHW, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का मतलब होता है ऐसा हार्ड वाटर जिसकी हार्डनेस हमें पता हो, यानी नॉन वाटर सैंपल। HWS, हार्ड वाटर सैंपल। हार्ड वाटर सैंपल यानी वो ऐसा वाटर जिसकी हार्डनेस हमें निकालनी है, डिटरमाइन करनी है। इट मीन्स ये अननोन वाटर सैंपल हुआ। EDTA सोल्यूशन। EDTA सोल्यूशन इस टाइट्रेशन में यूज़ होने वाला है। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका सोल्यूशन। देन EBT का फुल फॉर्म होता है एरियोक्रोम ब्लैक टी। एरियोक्रोम ब्लैक टी, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। और ये कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे, एज अ इंडिकेटर। देन NH4Cl NH4OH, इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं जिसका pH 10 होता है, 8 to 10 होता है। इसे बोलते हैं बफर सोल्यूशन। तो ये केमिकल्स रिक्वायर्ड हो गए हमारे लिए। फिर ग्लास एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, पिपेट, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, ड्रॉपर एट्सेट्रा। अब चलिए समझ लेते हैं ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो SHW को देखते हैं ये कैसे प्रिपेयर करते हैं। SHW का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ऐसा वाटर जिसकी स्ट्रेंथ, जिसका हार्डनेस हमें पता है। वाटर हुज हार्डनेस स्ट्रेंथ इज़ नोन, जिसकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल 0.5 ग्राम ऑफ CaCO3 डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। यानी 500 ml डिस्टिल्ड वाटर में अगर 0.5 ग्राम CaCO3 हमने डिज़ोल्व कर दिया तो ये जो वाटर बन गया, ये वाटर हमारे पास कैसा है, नॉन वाटर सैंपल या स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल। कैसे करते हैं इसको, इसके लिए इसके अगर हम नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करें कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, तो फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल्स टू W अपॉन 50 इंटू V, वेयर W इज़ वेट ऑफ सब्सटेंस जो हम इसमें डालते हैं। CaCO3 का वेट है वो V ग्राम में, डिवाइडेड में 50 इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। और V इज़ द वॉल्यूम ऑफ जो भी वाटर हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो किस में होना चाहिए, लीटर में। तो देखते हैं W की यहाँ पे CaCO3 का वेट कितना है, 0.5 रख दिया। देन 50 इक्विवेलेंट वेट ये रख दिया। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पे देखिए 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया।
इसको कैलकुलेट किया तो 1, यह 0 0 तो कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद 0.5 और ये भी 0.5 बचा, 0.5 कैंसिल आउट हो गए, नीचे बचा 50। इट मीन्स 1/50। 1/50 को अगर इस तरह निकालना तो 0.02 n, यानी इस नॉर्मलिटी का ये वाटर तैयार हुआ। इस नॉर्मलिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n/50 नॉर्मलिटी का वाटर प्रिपेयर हुआ। अब ये हमारा कैसा है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। क्लियर होता है। इसका अल्टरनेटिव मेथड इस तरह है, एक फार्मूला है EnV डिवाइडेड बाई 1000, वेयर E is the equivalent weight of CaCO3 and N is the normality of CaCO3, V is the volume डिवाइडेड बाई 1000। देखिए करते हैं 50 इंटू n/50 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको कैलकुलेट किया तो 1/2 आया, इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू होता है 0.5 ग्राम। यानी अगर n/50 का हमें n/50 का वाटर सैंपल तैयार करना है, इस नॉर्मलिटी का वाटर सैंपल तैयार करना है, तो उसमें CaCO3 हमें कितना मिलाना पड़ेगा 0.5 ग्राम। क्लियर होता है। अब देखते हैं HWS क्या है, हार्ड वाटर सैंपल, यानी वाटर हुज स्ट्रेंथ हार्डनेस हैज़ टू बी डिटरमाइंड। ऐसा वाटर सैंपल जिसकी हार्डनेस, जिसकी स्ट्रेंथ हमें डिटरमाइन करनी है। फॉर एग्जांपल टैप वाटर ले लेते हैं। ओके, देन EDTA का फुल फॉर्म हमने बताया था, एथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, ये एक्चुअली डाई सोडियम और टेट्रा सोडियम साल्ट ऑफ EDTA होता है, रेडीमेड अवेलेबल होता है। EDTA प्योर नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पर उसका डाई सोडियम या टेट्रा सोडियम साल्ट यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी। बिकॉज EDTA सिंपल, अगर प्योर EDTA की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और उसको सॉल्युबल बनाने के लिए उसका डाई सोडियम या टेट्रा सोडियम साल्ट यूज़ करते हैं, ये रेडीमेड अवेलेबल होता है। देन EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी, इसका ब्लू कलर होता है, ये इंडिकेटर है, ये भी रेडीमेड अवेलेबल होता है। देन बफर सोल्यूशन की बात करें तो मिक्सचर ऑफ NH4Cl और NH4OH का ये मिक्सचर होता है, ये भी रेडीमेड अवेलेबल होता है pH 10 का। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक सिस्टम है पूरा हमारे पास, ये ब्यूरेट स्टैंड है जिसमें एक ब्यूरेट लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क है। ब्यूरेट के अंदर हमने क्या डाल दिया है, Na2EDTA या फिर Na4EDTA, Na2EDTA फिल कर दिया या फिर Na4EDTA फिल कर दिया। और अब कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। सबसे पहले स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेंगे, कितना 10 ml, ठीक है। फिर उसमें हम बफर सोल्यूशन डालेंगे pH 10 का, कितना डालेंगे बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन हम डालेंगे 2 to 5 ml। देन EBT डालेंगे, इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर 1 to 2 ड्रॉप्स। इतना डालने के बाद जैसे ही EBT हम डालते हैं और इस सोल्यूशन को शेक करते हैं तो ये कलरेशन देता है, और कलरेशन देने के बाद हम उसमें EDTA रन करते हैं। EDTA रन करते हैं तो वो जो कलर दिया था वो कलर डिसअपियर हो जाएगा या चेंज हो जाएगा या टर्न आउट हो जाएगा, और टर्न आउट होके लास्ट में अगर ब्लू कलर का मिलता है, हमारा एंड पॉइंट कलर क्या है, ब्लू कलर। ब्लू कलर अगर इन पॉइंट पे मिलता है तो उस रीडिंग को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ब्यूरेट की रीडिंग को, और फिर फर्दर कैलकुलेशन करके हम फाइंड आउट करते हैं कि उसमें हार्डनेस कितनी है। अब देखिए, ये तो ब्यूरेट का सेटअप हो गया। ये हमारे पास पिपेट है जिससे हम सक करके जितना ज़रूरी होता है उतना सोल्यूशन या वाटर हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ये ड्रॉपर है, इसके थ्रू हम EBT इंडिकेटर को इसमें ऐड करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है जिसके थ्रू हम बफर सॉल्यूशन को इसमें ऐड करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे EDTA का पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। CH2 क्या बोलते हैं, एथिलीन। ओके, N 2 N एक्चुअली यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 हैं तो डाई एमीन, एथिलीन, ये एथिलीन हो गया, D फॉर डाई एमीन,
फिर देखिए इससे जुड़ा हुआ है COOH 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 COOH, यानी एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितने जुड़े हैं? 4। तो 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रा, और A फॉर एसिटिक एसिड। इस तरह इसका फुल फॉर्म में आप समझ सकते हैं। एथिलीन 1 2 डाईएमीन 1 2 3 4 टेट्रा एसिटिक एसिड। अब ये जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए हमारे लिए किसी यूज़ का नहीं है। बट इसकी रिएक्शन जब हम करा देते हैं सोडियम के साथ, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्या करता है, ये कॉर्नर के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और यहाँ पे सोडियम अटैच हो जाता है। अगर 2 सोडियम अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं Na2EDTA। अगर 4 सोडियम अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं Na4EDTA। ओके, और ये दोनों कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से हमारे लिए यूज़फुल हो जाते हैं। ओके, अब इसकी कुछ रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। रिएक्शंस हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही ब्यूरेट में पूरा सेटअप करने के बाद कोनिकल फ्लास्क में हम वाटर सैंपल लेते हैं, तो कोनिकल फ्लास्क में जब हम वाटर सैंपल लेते हैं तो वो, अच्छा एक चीज़ और बता दें, एक बार हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ ये सारी रिएक्शन करेंगे कोनिकल फ्लास्क में लेके, दूसरी बार हार्ड वाटर सैंपल को लेकर रिएक्शन करेंगे। दोनों केस में ब्लू कलर एंड पॉइंट होगा, उस रीडिंग को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, वो हमारे लिए कैलकुलेशन में काम आएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं? वाटर, और वाटर लेते हैं। वाटर में मोस्ट ऑफ द केस में जो केटायंस, हार्डनेस काजिंग केटायंस प्रेजेंट होते हैं वो या तो कैल्शियम के होते हैं या फिर मैग्नीशियम के। ये वाटर सैंपल है जिसमें हार्डनेस कॉजिंग केटायंस प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस इसमें हम क्या डालते हैं? सबसे पहले इंडिकेटर EBT डालते हैं। EBT 1 to 2 ड्रॉप डालते हैं, और साथ ही उसमें हम बफर सोल्यूशन डालते हैं। बफर सोल्यूशन जिसका pH 10 होता है। तो इसको डालने के साथ ही एक रिएक्शन होती है इनके बीच में। रिएक्शन क्या होती है? ये जो केटायंस हैं ये EBT के साथ में एक इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स को हमने यहाँ पे ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, यानी Ca+2 या Mg+2, ये कॉम्प्लेक्स EBT। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और इसका कलर होता है वाइन रेड। कैसा कलर है? वाइन रेड। बट ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल नेचर का होता है, बहुत ही स्टेबल नहीं होता। ओके, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? वही वाटर सैंपल है, अब उसी वाटर सैंपल में सारा कुछ हो गया, कलर हमारे पास वाइन रेड आ चुका है। अब हम उसमें EDTA रन करते हैं। EDTA ब्यूरेट से हम इसमें रन करते हैं। सारी कंडीशन वही है, बफर सोल्यूशन pH 10 मेंटेन किए हुए है। तो अब यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, किसके बीच में? ये जो केटायंस है, हार्डनेस काजिंग केटायंस और EDTA के बीच में। तो Ca+2 या Mg+2 और ये कॉम्प्लेक्स EDTA, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर है कलरलेस, यानी इसमें कोई कलर नहीं है, नो कलर, लेकिन ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ओके, थर्ड वन, अब क्या होता है? अब जो वाटर में केटायंस अवेलेबल थे, कुछ केटायंस अवेलेबल थे, वो उन्होंने EBT के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया अनस्टेबल नेचर का। जो कुछ बचे हुए केटायंस थे उन्होंने EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब EDTA को, और अभी हमारा एंड पॉइंट चूँकि ब्लू कलर का मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, तो ब्लू कलर नहीं मिला है, तब तक हमें वहाँ पे उसमें EDTA रन करना है। तो EDTA तो हम रन कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी फ्री केटायंस अवेलेबल नहीं है। जब फ्री केटायंस अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा EDTA सॉफ्ट टारगेट लेगा, यानी ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसको आसानी से ब्रेक किया जा सके। तो EDTA के लिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, दूसरा अनस्टेबल, तो निश्चित रूप से अनस्टेबल वीक है, तो अनस्टेबल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, केटायंस कॉम्प्लेक्स विद इंडिकेटर EBT, ये अनस्टेबल होता है, इसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करेगा। तो ये जो केटायंस फ्री होंगे ये केटायंस EDTA के साथ में कंबाइन हो जाएंगे, केटायंस EDTA, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। कैसा कॉम्प्लेक्स? कलरलेस और स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और ये EBT अब यहाँ से फ्री होगा, तो प्लस EBT यहाँ पे लिख देंगे, जो फ्री होने के बाद अपने ओरिजिनल कलर ब्लू कलर में रीअपियर हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? एंड पॉइंट कलर। क्लियर होता है?
ओके, अब यहाँ एक चीज़ और बता दें, ये जो बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन pH 10 मेंटेन करने के लिए डाला जाता है। अगर बफर सोल्यूशन हम नहीं डालते हैं तो ये जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये केवल खास pH पर रिएक्ट करते हैं, pH 10 पे। और बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कुछ समय के लिए पूरे सोल्यूशन के pH को स्टेडी कर देता है, रोक देता है, स्थिर कर देता है, मेंटेन करके रखता है pH 10, जिससे ये सारी रिएक्शन पॉसिबल हो सके। हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पे दो तरह की ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे दिख रही है। एक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA, यानी EDTA की नॉर्मेलिटी हम इसके माध्यम से निकालेंगे, और दूसरा है टाइट्रेशन विद टेस्ट सैंपल। अभी हमने वाटर सैंपल दो लिए थे, एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर और दूसरा हार्ड वाटर सैंपल। तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है। क्या है यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ EDTA सोल्यूशन कितना कंज्यूम करता है EDTA। ठीक है, फर्स्ट में देखिए 10 ml 10 ml 10 ml, ये हमें हर बार हम क्लिनिकल क्लास में 10 ml लेते हैं। इनिशियल रीडिंग सब में 0 है, लेकिन फाइनल रीडिंग देखिए तो पहले वाले केस में 9.5 ml, दूसरे में 9.0, तीसरे में भी 9.0। जब लास्ट की दो कॉन्करेंट रीडिंग सेम आ जाए उस रीडिंग को हम फाइनल रीडिंग मानते हैं। इट मीन्स स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए हमारी EDTA का जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है लग रहा है वो कितना है, 9 ml। इसी तरह हार्ड वाटर सैंपल की बात करें तो यहाँ देखिए 10 ml हमने लिया, इनिशियल 0 ml सब में दिख रहा है, लेकिन फाइनल रीडिंग देखें तो 4.5 ml 4 ml 4 ml, यानी लास्ट की दो कॉन्करेंट रीडिंग यहाँ पे सेम है। और ये रीडिंग हमारे लिए किसकी है, हार्ड वाटर सैंपल की रीडिंग है। हार्ड वाटर सैंपल 4 ml EDTA कंज्यूम करता है। अब इस रीडिंग के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के सिंपल हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी को यूज़ करते हैं, और नॉर्मेलिटी का फार्मूला सबको पता है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब यहाँ पे N1V1 और N2V2 को हम स्पेसिफाई कर लेते हैं किस पोजीशन पे क्या है। तो पहली पोजीशन पे हम रख लेते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, और दूसरी पोजीशन को ले लेते हैं EDTA। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का नॉर्मलिटी हमें पता है क्या, यस हमने निकाली थी, N/50 की नॉर्मलिटी का हमने वाटर लिया था, इनटू वॉल्यूम वाटर का कितना लिया है टेस्ट के लिए, 10 ml। इसी तरह N2 की नॉर्मलिटी हमें मालूम नहीं है, यानी EDTA की नॉर्मलिटी हमें मालूम नहीं है, तो इसको N2 लिख लिया, इनटू EDTA का वॉल्यूम हमें पता है, कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है, 9 ml। ठीक है, तो N2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा N/50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। N2 को और कैलकुलेट करें तो ये 1/45 N हो जाता है। इसको और आगे कैलकुलेट करें तो 0.023 N होता है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब इसी के बेसिस पे हम दूसरा कैलकुलेशन एक और करते हैं, अब फार्मूला यूज़ करते हैं N2V2 इक्वल्स टू N3V3। अब यहाँ पे भी N2, चूँकि ये डबल टाइट्रेशन है तो EDTA की पोजीशन हर बार ब्यूरेट में ही होती है, तो EDTA को हम फिक्स कर लेते हैं। N2VT यहाँ पे EDTA दिया था तो यहाँ भी N2V2 को हम क्या लेंगे, EDTA, और N3V3 को क्या लिया हमने, हार्ड वाटर सैंपल। तो नॉर्मलिटी EDTA की मालूम हो गई क्या, यस हमें पता चल गया, 0.023 इंटू वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम इस केस में हार्ड वाटर सैंपल केस में EDTA कितना कंज्यूम हुआ, 4 ml, तो 4 ml लिख लिया, इक्वल्स टू N3 हमारा हार्ड वाटर सैंपल है जिसकी नॉर्मलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें पता नहीं है तो इसको N3 लिख लिया, इनटू कितना वॉल्यूम लिया था, 10 ml, तो N3 निकालेंगे तो 0.023 इंटू 4/10 N हो जाएगा। N3 निकालेंगे तो हो जाएगा 0.0092 N। अब स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करें, यानी टोटल स्ट्रेंथ या टोटल हार्डनेस फाइंड आउट करें, तो फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 1000। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना होता है, 50, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, और 100 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, उसके वैलेंसी से उसको डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट CaCO3 कितना होता है, 50, इंटू नॉर्मलिटी क्या है 0.092 N, ये लिख दिया, इंटू 1000। तो टोटल हार्डनेस अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है 460 ppm इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। इस तरह हमारी टोटल हार्डनेस निकल के आ गई, क्या आ गई, 460 ppm। तो आइए देखते हैं वाइवा क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट प्रैक्टिकल, और इसमें जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। तो
क्वेश्चन को हमने रेड से लिया हुआ है, आंसर को ब्लू से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है। तो इसको सिंपल वन लाइन में यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस। सिंपल इज दैट, द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, साबुन को कंज्यूम करने की वाटर की कैपेसिटी ही हार्डनेस होती है। क्लियर। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी एंड परमानेंट, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंसेस देख लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस है जिसको सिंपल वाटर को बॉयल करके हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस के लिए 2 साल्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है और ये CaCO3 यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट हो गया तो उसको फिल्टर करके हम अलग कर सकते हैं, इट मीन्स वाटर की हार्डनेस दूर हो गई। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करें, इसको गर्म करते हैं तो ये MgOH के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2CO2 बनता है, जो गैस है जो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, स्केप चली जाती है। तो इस तरह MgOH भी प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो जो रेस्ट वाटर बचता है वो हार्डनेस फ्री वाटर है। यानी टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपल बॉयल वाटर को बॉयल करके हम दूर कर सकते हैं, थ्रू रिएक्शन भी हमने देख लिया। अब आती बात परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टिल रिमेन इवन आफ्टर बॉइलिंग, यानी ये ऐसी हार्डनेस है जो वाटर को बॉयल करने के बाद भी बची रहती है, जाती नहीं है, उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। इट नीड केमिकल ट्रीटमेंट, और इसको दूर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, केमिकल ट्रीटमेंट की। कौन कौन से साल्ट हैं जो हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो देख लेते हैं। CaCl2, CaSO4 यानी कैल्शियम के 2 साल्ट हैं, क्लोराइड और सल्फेट। इसी तरह मैग्नीशियम के 2 साल्ट हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट, MgCl2, MgSO4। आयरन का 1 साल्ट है, FeSO4, आयरन का सल्फेट। और एल्युमिनियम का 1 साल्ट है, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट एट्सेट्रा। क्लियर होता है। तो यहाँ पे साल्ट अगर देखें तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए केवल 2 साल्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ओनली, नथिंग एल्स। और परमानेंट के लिए बात करें तो 1 2 3 4 5 6 साल्ट हैं, कैल्शियम के 2, क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के 2, क्लोराइड एंड सल्फेट्स, आयरन और एल्युमिनियम के ओनली सल्फेट्स। इतना आपको याद रखना है। क्लियर। अगला देखते हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस एंड रिलेशंस, हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने की यूनिट्स क्या क्या हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देयर आर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स हैं, ppm, mg पर लीटर, डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच। ppm को फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम्स पर लीटर का होता है मिलीग्राम्स पर लीटर, डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच। ये 4 यूनिट्स हैं और इन 4 यूनिट्स के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो इसमें जो रिलेशन है वो हम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। रिलेशन 1 लाइन रिलेशन है, याद रखना हमेशा। 1 ppm इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम्स पर लीटर, यानी ppm और मिलीग्राम्स दोनों इक्वल यूनिट्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। 1 ppm इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम्स पर लीटर। बट डिग्री क्लार्क की बात करें तो ये होता है 0.07 डिग्री क्लार्क, और डिग्री फ्रेंच की बात करें तो ये होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच। यानी सिंपल इज दैट, 1 लाइन रिलेशन याद रखें तो यूनिट का कन्वर्जन भी आसानी से कर सकते हैं। 1 ppm इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम्स पर लीटर इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच। ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज EDTA एंड Na2Na4 EDTA वाई यूज्ड इन टाइट्रेशन। EDTA क्या होता है और ये उसका डाई सोडियम या टेट्रासोडियम साल्ट ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो EDTA क्या होता है, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर। और सिंपल इज दैट, इसका यहाँ से नाम पता चल जाता है, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके। और ये डाईसोडियम या टेट्रासोडियम साल्ट क्यों यूज़ करते हैं, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि EDTA इनसॉल्युबल होता है, जस्ट इनसॉल्युबल होता है, और हमें सॉल्युबल बनाना है तो उसको सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, अगर उसका डाईसोडियम साल्ट यूज़ कर लें या फिर टेट्रासोडियम साल्ट।
अगला क्वेश्चन है इंडिकेटर नेम एंड पीएच रेंज। इंडिकेटर कौन सा है, उसका क्या नाम है, उसका पीएच रेंज क्या है। इंडिकेटर हमको याद है, हम अभी बात कर चुके हैं, ईबीटी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूरियोक्रोम ब्लैक टी, बट इसका कलर बात करें तो ये ब्लू कलर का होता है, और इसकी पीएच रेंज होती है 8 to 10 पीएच। ठीक है। अगला है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर जो बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो अल्कलाइन बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं। अल्कलाइन बफर सोल्यूशन जो क्या होता है, NH4Cl और NH4S का मिक्सचर होता है, और इसकी पीएच रेंज होती है 10। लास्ट क्वेश्चन है वाई दिस टाइट्रेशन कॉल्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन का नाम तो EDTA टाइट्रेशन भी हो सकता है, EDTA टाइट्रेशन भी बोलते हैं जनरली, बट इसका नाम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक क्यों है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, जनरली कॉल्ड EDTA टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन सामान्यतः EDTA टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, इस पूरे टाइट्रेशन में हम देखते हैं कि दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक अनस्टेबल बनता है, दूसरा स्टेबल। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने की वजह से ही इसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।